आज की पीढ़ी को ना अक्सर मानव इतिहास की सबसे उतावली या कह लें सबसे लापरवाह और रिश्तों से भागने वाली पीढ़ी कहा जाता है। ये तो एक बहुत ही आम धारणा बन गई है आजकल। बिल्कुल। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो स्मार्टफोन हैं और नए नए डेटिंग ऐप्स हैं ना, इन्होंने रोमांस को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया है। जी, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये जो आंकड़े हैं वो एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली कहानी बयां कर रहे हों। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब सोचिए, क्या हो अगर आज टिंडर और बम्बल जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने वाले सिंगल लोग असल में मानव इतिहास के सबसे सतर्क और सबसे ज्यादा सोच समझकर फैसला लेने वाले प्रेमी हों। देखिए, ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारी उन सारी पुरानी मान्यताओं को एकदम पलट कर रख देता है। हम्म। जब हम सतह के थोड़ा नीचे देखते हैं ना, तो उतावलेपन जैसी दिखने वाली ये चीजें असल में एक बहुत ही गहरी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा नजर आती हैं। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास की गहराई में उतरने वाले हैं। मैं बता दूं कि आज हमारी इस चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो हेलेन ई फिशर और जस्टिन आर गार्सिया द्वारा लिखा गया अध्याय है, स्लो लव, कोर्टशिप इन द डिजिटल एज, यानी डिजिटल युग में प्रेम प्रसंग। जी, और ये अध्याय बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये धीमा प्यार या जिसे स्लो लव कहा गया है, ये आखिर है क्या? और क्या आधुनिक तकनीक ने सच में प्यार की हत्या कर दी है, या फिर इसने हमें अपने जीवन साथी को चुनने का एक बेहतर और अधिक वैज्ञानिक तरीका दिया है? ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। मैं शुरुआत में ही ना एक बहुत बड़े अध्ययन का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर। जी, बताइए। सिंगल्स इन अमेरिका नाम का एक विशाल शोध है और इसमें 35,000 से अधिक वयस्कों का डेटा शामिल है। 35,000, ये तो बहुत बड़ा सैंपल साइज है ना? और इसके आंकड़े किसी को भी पहली नजर में चौंका सकते हैं। देखिए, 66% लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने जीवन में कभी ना कभी वन नाइट स्टैंड किया है। 34% लोगों ने किसी के साथ पहली आधिकारिक डेट पर जाने से पहले ही शारीरिक संबंध बनाए हैं और 56% लोग शादी के बंधन में बंधने से पहले लिव इन में साथ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे पुरानी पीढ़ी की नजर से देखें तो ये पतन का एकदम स्पष्ट संकेत लगेगा। हाँ, वो तो कहेंगे कि दुनिया खत्म होने वाली है। सही कहा। पारंपरिक दृष्टिकोण से ये आंकड़े निश्चित रूप से समाज के टूटने या लापरवाही के सबूत लग सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्रोत सामग्री है वो हमें इस डेटा को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देती है। वो कैसे? देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि शोधकर्ताओं ने इन आंकड़ों को लापरवाही बिल्कुल नहीं माना है, बल्कि उन्होंने इसे अत्यधिक सावधानी का संकेत माना है। अत्यधिक सावधानी? मतलब ये तो एकदम उल्टा हो गया। हाँ, क्योंकि आज के समय में सिंगल लोग न किसी भी व्यक्ति को अपना बहुमूल्य समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाएं देने से पहले बहुत सोचते हैं। किसी कानूनी या सामाजिक बंधन में बंधने से पहले वे सामने वाले के बारे में हर एक छोटी बड़ी बात जान लेना चाहते हैं, और इसी लंबी और सावधानीपूर्ण प्रक्रिया को स्लो लव का नाम दिया गया है। अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है, स्लो लव। मतलब ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही अहम बदलाव के गवाह बन रहे हैं आज। बिल्कुल बन रहे हैं। क्योंकि अगर हम पुरानी पीढ़ी की बात करें तो वहाँ शादी अक्सर रिश्ते की शुरुआत हुआ करती थी, है ना? जी, परिवार वाले दो अजनबियों की शादी तय करते थे। हाँ, वे सीधे शादी के मंडप में मिलते थे और फिर उनका रिश्ता, उनका प्यार और एक दूसरे को जानने की जो प्रक्रिया थी वो शादी के बाद शुरू होती थी। एकदम सही। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हाँ, आज शादी रिश्ते की शुरुआत नहीं रही। आज शादी ना किसी रिश्ते का फिनाले या कह लें अंतिम चरण बन गई है। ये कमिटमेंट से पहले की एक बहुत लंबी जांच परख वाली प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव है। मतलब मैं इसे ऐसे देखता हूँ, जैसे जब हम कोई बहुत महंगी और लग्जरी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम सिर्फ उसका रंग देखकर तो उसे नहीं खरीद देते ना। बिल्कुल नहीं, हम उसकी पूरी जांच करते हैं। हाँ, हम उसकी लंबी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसका इंजन चेक करते हैं और पुर्जे की जांच करते हैं। उसे खराब रास्तों पर चलाकर देखते हैं कि वो झटके कैसे सहती है। बहुत सटीक उदाहरण है ना? बिल्कुल वैसे ही आज लोग शादी जैसे जीवन के इतने बड़े और गंभीर फैसले से पहले ना हर तरह से जांच परख कर रहे हैं। जी, वे भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित नुकसान
या जो तलाक का जोखिम होता है उसे कम करना चाहते हैं। तो ये उतावलापन नहीं है, नहीं, ये तो समझदारी है। ये तुलना आज की डेटिंग संस्कृति की असलियत को बहुत अच्छे से दर्शाती है। और सबसे मजे की बात यह है कि जांच परख का ये जो रवैया है, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है? अगर हम इतिहास के पन्नों में बहुत पीछे जाएं, मतलब शुरुआती शिकार करने वाले समाजों या जिसे हंटर गैदरर युग कहते हैं, हंटर गैदरर युग। हाँ, वहाँ हम पाएंगे कि महिलाएं भोजन इकट्ठा करने में पुरुषों के बराबर का योगदान देती थीं। उनके पास आर्थिक और सामाजिक शक्ति थी। अच्छा। उस समय प्रेम और शारीरिक संबंध काफी अनौपचारिक हुआ करते थे। लोग अपनी मर्जी से पार्टनर चुनते थे और जब चाहे छोड़ भी देते थे। क्या आप बात कर रहे हैं? मतलब आज की तरह ही? बिल्कुल। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, कृषि युग की शुरुआत। जब इंसान ने खेती करना शुरू किया और वो हल का आविष्कार हुआ था। जी, ठीक वही समय, मतलब लगभग 5000 साल पहले जब हल का इस्तेमाल शुरू हुआ तो खेतों का काम बहुत भारी हो गया। शारीरिक ताकत ज्यादा लगने लगी। हाँ, तो महिलाओं को खेतों के भारी काम से कटकर घरों की चारदीवारी तक सीमित होना पड़ा। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म हो गई। ओहो। और उसी समय, क्योंकि अब इंसान एक जगह बसने लगा था और जमीन पे उसका अधिकार होने लगा था, तो संपत्ति के बंटवारे और समाज को व्यवस्थित रखने की जरूरत महसूस हुई। तो मतलब समाज के नियम बदलने लगे। जी, इसी जरूरत ने ये नियम बनाया कि शादियां जल्दी होनी चाहिए, परिवार द्वारा तय होनी चाहिए और जीवन भर के लिए होनी चाहिए। तो विवाह असल में दो लोगों के प्यार का नहीं, बल्कि संपत्ति और सुरक्षा का एक आर्थिक साधन बन गया था। एकदम सही। लेकिन आज आधुनिक युग में जब महिलाएं फिर से आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हैं, तो हम एक तरह से अपनी उसी पुरानी अनौपचारिक और जांच परख वाली स्थिति में वापस लौट रहे हैं। ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है इतिहास के साथ। तो अगर हल के आविष्कार से लेकर आज की आर्थिक स्वतंत्रता तक सब कुछ बदल गया है, तो क्या ये जो स्मार्टफोन और इंटरनेट हैं, इन्होंने हमारे दिमाग की अंदरूनी वायरिंग को भी बदल दिया है? मतलब प्यार करने के तरीके को? हाँ, मेरा मतलब है प्यार करने के बुनियादी बायोलॉजिकल तरीके को। हमारे मस्तिष्क में रोमांटिक प्यार का जो हिस्सा है ना, वो बहुत ही आदिम और बहुत पुराना है। MRI स्कैन के जरिए वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब लोग प्यार में होते हैं तो उनके मस्तिष्क का निचला हिस्सा बहुत सक्रिय हो जाता है। अच्छा। और जिसे सबकॉर्टिकल रीजन कहते हैं, वो अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमारे सोचने समझने वाले आधुनिक हिस्से से बहुत अलग है ना? सही कहा आपने। ये सबकॉर्टिकल रीजन हमारी भूख और प्यास जैसी जो बुनियादी सर्वाइवल यानी जीवित रहने की प्रेरणाएं हैं, उनके ठीक बगल में स्थित है। अरे वाह! तो ये कोई नई या सीखी हुई भावना नहीं है, ये एक 40 लाख साल पुराना इवोल्यूशनरी सिस्टम है। 40 लाख साल? बाप रे! जी, जैसे भूख और प्यास एक इंसान को आज जिंदा रखती है, वैसे ही रोमांटिक प्यार इंसान को एक पार्टनर खोजने और अपना DNA अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये समझना बहुत रोमांचक है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। और इंसान के मस्तिष्क में ना, इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए मुख्य रूप से 3 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए बायोलॉजिकल सिस्टम विकसित हुए हैं। वो 3 सिस्टम कौन से हैं? पहला है सेक्स ड्राइव, जो मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा संचालित होता है। इवोल्यूशन के नजरिए से इसका उद्देश्य हमारे पूर्वजों को कई अलग-अलग संभावित पार्टनर्स खोजने के लिए प्रेरित करना था। समझ गया। दूसरा सिस्टम है रोमांटिक प्यार का। यहाँ डोपामीन नाम का रसायन मुख्य भूमिका निभाता है। डोपामीन? हाँ, इसके बारे में तो बहुत सुना है। जी, देखिए, हमारे पूर्वजों के पास इतनी ऊर्जा और समय तो था नहीं कि वो हर किसी के पीछे भागें। इसलिए डोपामीन इंसान को किसी एक विशेष व्यक्ति पर अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये एक तरह का फोकस करने का तरीका है?
हाँ, ये एक तरह का फोकसिंग मैकेनिज्म है ताकि इंसान अपना समय और कैलोरी बचा सके। और तीसरा सिस्टम? तीसरा सिस्टम है जुड़ाव या अटैचमेंट का, जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन नामक रसायनों से जुड़ा है। इसका काम दो लोगों को एक जोड़ी में बांधना है, ताकि वो साथ रहें? जी, उन्हें कम से कम तब तक साथ रहने के लिए प्रेरित करना है जब तक कि उनका बच्चा थोड़ा बड़ा और असुरक्षित न हो जाए। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा आपको। जी बिल्कुल, पूछिए। मैं समझ गया कि हमारी जो बायोलॉजी है वो 40 लाख साल पुरानी है, लेकिन आज अब कोई व्यक्ति लगातार घंटों तक किसी डेटिंग ऐप पर सैकड़ों प्रोफाइल्स को दाएं-बाएं स्वाइप कर रहा है, तो क्या इससे हमारे दिमाग के ये पुराने सर्किट्स हैक या भ्रमित नहीं हो रहे हैं? मतलब हमारे पूर्वजों ने तो कभी एक दिन में 100 संभावित पार्टनर्स के चेहरे नहीं देखे थे ना? ये बात तो है। क्या ये जो आज की तकनीक है ये हमारे आदिम सिस्टम से खिलवाड़ नहीं कर रही? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर उठाया भी जाता है। लेकिन जो हमारी स्रोत सामग्री है वो इसके बिल्कुल विपरीत तर्क पेश करती है। वो क्या? तकनीक सिर्फ ये बदल रही है कि हम कहाँ और कैसे मिलते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो हर नई तकनीक ने डेटिंग को बदला है। अच्छा। याद करें जब 1950 के दशक में ऑटोमोबाइल यानी कारें आम लोगों के जीवन का हिस्सा बनी थी। हाँ, तब कारों ने तो डेटिंग का पूरा स्वरूप ही बदल दिया था। मतलब युवाओं को पहली बार अपने माता पिता के घर की नजरों से दूर एक प्राइवेट स्पेस, एक सुरक्षित जगह मिल गई थी। बिल्कुल, और उस समय भी लोगों को लगा था कि समाज का पतन हो रहा है। हाँ, वो तो हमेशा ही लगता है। लेकिन कार ने मिलने की जगह बदली, प्यार के बुनियादी चाहत को नहीं बदला। इसी तरह 1960 के दशक में जब गर्भनिरोधक गोलियां बाजार में आईं, तो उसने शारीरिक संबंधों को डर से मुक्त कर दिया और नियम बदल दिए। सही बात है। आज के डेटिंग ऐप्स भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। वो अनिवार्य रूप से सिर्फ इंट्रोड्यूसिंग साइट्स हैं या लोगों को मिलवाने वाले मंच हैं। वे बस दो अजनबियों को एक दूसरे के सामने लाते हैं। लेकिन स्क्रीन के बाहर की दुनिया में क्या होता है? जैसे ही वे दो लोग किसी कॉफी शॉप में आमने सामने बैठते हैं तो उनके बीच कोई ऐप या एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा होता। उनका वो 40 लाख साल पुराना जो आदिम दिमाग है वो अचानक कमान संभाल लेते। अरे वाह! वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, आंखों के इशारे समझते हैं, आवाज का लहजा पकड़ते हैं और एक दूसरे की शारीरिक भाषा को उसी तरह से तौलते हैं जैसे हमारे पूर्वज गुफाओं के बाहर किया करते थे। कोई भी आधुनिक तकनीक रोमांटिक लव के इस शक्तिशाली और गहरे सिस्टम को बुझा नहीं सकते। ये तो एक बहुत ही राहत देने वाली बात है कि फोन कितने भी स्मार्ट हो जाएं, इंसान का जो दिमाग है वो अभी भी अपनी उसी पुरानी और जांची परखी लय पर धड़कता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जब हमने ये स्थापित कर लिया है कि हमारी बायोलॉजी तो वही है, तो असल जिंदगी में ये जो स्लो लव है ये दिखता कैसा है? हाँ, इसके कई रूप हैं। स्रोत सामग्री में उन 4 विशिष्ट रास्तों की पहचान की गई है जो आज के सिंगल लोग रोमांस और कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए अपना रहे हैं। जी, इन 4 रास्तों को गहराई से समझना ना ये स्पष्ट करता है कि आधुनिक रिश्ते कितने जटिल, सोचे समझे और नियमबद्ध होते हैं। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, सिर्फ दोस्त या जस्ट फ्रेंड्स रहना। देखिए, 40% लोगों का ये अनुभव रहा है कि वे किसी के साथ पहले सिर्फ एक दोस्त की तरह समय बिताते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस रिश्ते के नियम भी एकदम अलग होते हैं। वो कैसे? 48% लोग मानते हैं कि अगर वे सिर्फ दोस्त के रूप में मिल रहे हैं तो बिल को आधा आधा बांटना ही सही है। जबकि अगर वो आधिकारिक रूप से पहली डेट है तो केवल 29% लोग ही बिल बांटना सही मानते हैं। ये तो काफी बड़ा अंतर है। और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा, 29% मामलों में ये सिर्फ दोस्त वाले रिश्ते ना बाद में गंभीर कमिटमेंट में बदल जाते हैं। देखिए, इस रास्ते का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोस्ती के जरिए लोग बिना किसी सामाजिक या भावनात्मक दबाव के एक दूसरे को बहुत करीब से तौल रहे होते हैं। कोई जल्दी नहीं होती। हाँ, कोई भी बड़ा भावनात्मक या आर्थिक निवेश तुरंत नहीं करना पड़ता और व्यक्ति की असलियत धीरे धीरे सामने आती है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, फायदेमंद दोस्ती या जिसे हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कहते हैं। जी, ये भी काफी आम हो गया है। 55% लोगों ने कभी ना कभी इस रास्ते को अपनाया है। समाज को लगता है कि ये बहुत कैजुअल या लापरवाह रिश्ता है, लेकिन शोध बताता है कि इसके नियम बहुत ही सख्त होते हैं। सच में? हाँ,
इसमें ये पहले से तय होता है कि ये रिश्ता एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी किसी और के साथ ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए। इसे बाकी दोस्तों और समाज से पूरी तरह छिपा कर रखना होता है और कॉन्डोम का इस्तेमाल एकदम अनिवार्य है। नियम तो काफी साफ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि लगभग 48% पुरुषों और 42% महिलाओं के तथाकथित कैजुअल रिश्ते बाद में एक गंभीर और जीवन भर की पार्टनरशिप में बदल गए। देखिए, ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि मानव मस्तिष्क में शारीरिक संबंध और भावनात्मक जुड़ाव को पूरी तरह से अलग रखना लगभग असंभव है। रसायन अपना काम करते ही हैं। बिल्कुल करते हैं। तीसरा रास्ता है पहली आधिकारिक डेट। इसमें क्या बदला है? यहाँ परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये पहली डेट केवल एक प्रारंभिक मुलाकात नहीं रही, जहां बस ये देखा जाए कि सामने वाला दिखता कैसा है या बात कैसे करता है। अब ये कमिटमेंट की ओर ना एक बहुत बड़ा और गंभीर कदम बन गया है। जी। आंकड़े बताते हैं कि 54% लोग चाहते हैं कि डेट के लिए 2 से 3 दिन पहले पूछा जाए, एन उसी दिन नहीं। मतलब प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। हाँ, और 59% लोग पहली डेट पर किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, किसी साधारण कॉफी शॉप या फास्ट फूड की दुकान पर नहीं। इसका कारण ये है कि उस पहली आधिकारिक डेट तक पहुंचने से पहले ही ना लोग हफ्तों या महीनों तक ऑनलाइन बात कर चुके होते हैं। एक दूसरे के सोशल मीडिया प्रोफाइल एकदम खंगाल चुके होते हैं या फिर दोस्त बनकर एक दूसरे को काफी हद तक परख चुके होते हैं। मतलब ये ऐसा है कि पहली ऑफिशियल डेट अब बायोडेटा छांटने वाला पहला राउंड नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो सारा काम तो स्क्रीन पर पहले ही हो चुका है। हाँ, अब ये सीधे एचआर के साथ होने वाला आखिरी फाइनल इंटरव्यू बन गया है। इंसान उस टेबल पर तभी बैठता है जब वो लगभग मन बना चुका होता है कि हाँ, इस व्यक्ति में जीवन साथी बनने की क्षमता है। ये एचआर वाली तुलना आज की डेटिंग को बहुत ही सटीक तरीके से परिभाषित करती है ना? और फिर आता है चौथा रास्ता, कैजुअल सेक्स या वन नाइट स्टैंड। हाँ, जहां 31% वन नाइट स्टैंड आगे चलकर गंभीर रिश्तों में बदल जाते हैं। हाँ। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर और इवोल्यूशनरी नजरिए से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक शारीरिक कृत्य नहीं है। ये असल में एक बहुत ही गहन बायोलॉजिकल इंटरव्यू है। बायोलॉजिकल इंटरव्यू? वो कैसे? जब दो लोग इतने करीब आते हैं तो वे एक दूसरे के स्पर्श, शरीर की गंध, स्वाद और हंसी का अनुभव करते हैं। मस्तिष्क की लाखों नसें ना एक साथ सक्रिय होती हैं और डेटा प्रोसेस करती हैं। इससे इंसान के स्वास्थ्य, उसके स्वभाव, उसकी मानसिक स्थिरता और यहाँ तक के उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बहुत गहरी और अवचेतन जानकारी मिलती है। मतलब शरीर सब कुछ भांप लेता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही शारीरिक संपर्क के दौरान मस्तिष्क में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन भारी मात्रा में रिलीज होता है। यही रसायन अचानक से प्यार और गहरे जुड़ाव की भावना पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए जो चीज सिर्फ एक रात के मनोरंजन के लिए शुरू होती है वो अक्सर लंबे रिश्ते में बदल जाती है, क्योंकि हमारा शरीर मूल रूप से जुड़ाव महसूस करने के लिए ही बना है। क्या बात है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि तकनीक सिर्फ मिलवाने का काम कर रही है और हमारे पास अपने संभावित पार्टनर को परखने के इतने सारे अलग अलग सुरक्षित और लंबे रास्ते मौजूद हैं। जी। लेकिन फिर भी इतने सारे विकल्प और डेटिंग ऐप्स होने के बावजूद हम अक्सर देखते हैं कि आज के सिंगल लोग ना बहुत ज्यादा तनाव, निराशा और डेटिंग से थकान महसूस करते हैं। ये बहुत आम शिकायत है आजकल। अगर ये स्लो लव इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है तो लोगों में ये थकावट क्यों है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की बनावट की एक सीमा से है। वो सीमा क्या है? कल्पों को ही प्रभावी ढंग से प्रोसेस करने के लिए विकसित हुआ है। सिर्फ 5 से 9? हाँ, हमारे पूर्वज छोटे कबीलों में रहते थे जहाँ पूरे जीवन में साथी चुनने के लिए गिने चुने लोग ही सामने आते थे और दिमाग उन्हीं चंद लोगों के गुणों का विश्लेषण करने के लिए बना है। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति किसी डेटिंग ऐप को खोलता है और उसके सामने सैकड़ों या हजारों प्रोफाइल्स की बाढ़ आ जाती है तो दिमाग हर प्रोफाइल का एवोल्यूशनरी विश्लेषण करने की कोशिश करता है और ये असंभव कार्य मस्तिष्क को पूरी तरह से थका देता है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम किसी ऐसे विशाल रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ के मेन्यू में 500 अलग अलग डिश लिखी हो। एकदम सही उदाहरण है। इतनी सारी चीजों को देखकर दिमाग सुन्न पड़ जाता है। हम तय ही नहीं कर पाते कि क्या मंगाएं, इस डर से कि शायद कोई दूसरी डिश इससे बेहतर हो। और अंत में या तो हम बिना कुछ खाए लौटाते हैं या जो मंगाते हैं उससे भी असंतुष्ट रहते हैं।
कॉग्निटिव ओवरलोड। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। इसीलिए विकल्पों की प्रचुरता के बावजूद लोग तनाव में रहते हैं। तो इसका कोई उपाय है? इसका समाधान यही है कि तकनीक का इस्तेमाल अपनी बायोलॉजिकल सीमाओं को ध्यान में रखकर किया जाए। मतलब? जैसे 5 से 9 लोगों से मिलने के बाद ऐप बंद कर देना और उनमें से किसी 1 या 2 को गहराई से जानने की कोशिश करना। क्योंकि जब तकनीक का सही इस्तेमाल होता है तो स्रोत सामग्री बताती है कि ये स्लो लव असाधारण रूप से सफल साबित हो रहा है। हाँ, सफलता के आंकड़े वाकई इस बात की गवाही देते हैं। शोध के अनुसार 40% लोगों को अपनी पिछली डेट इंटरनेट के माध्यम से ही मिली थी। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो जोड़े ऑनलाइन मिलते हैं ना, उनकी शादियां सांख्यिकी रूप से उन लोगों की तुलना में अधिक स्थिर होती हैं जो ऑफलाइन मिलते हैं। साथ ही इंटरनेट ने भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं को एकदम तोड़ दिया है, जिसके कारण अलग अलग नस्लों, धर्मों और जातियों के बीच शादियों में भारी वृद्धि हुई है। और अगर हम इसके इवोल्यूशनरी या विकासवादी कारण की गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि स्लो लव हमारी दिमागी बनावट के बिल्कुल अनुकूल है। वो कैसे? देखिए, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो रोमांटिक जुनून पैदा करने वाला डोपामिन तो तुरंत कुछ ही सेकंड में ट्रिगर हो सकता है। हाँ, जिसे हम कहते हैं पहली नजर का प्यार। बिल्कुल। कोई व्यक्ति किसी को देखते ही उसकी तरफ प्रचंड रूप से आकर्षित हो सकता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन, जो गहरे जुड़ाव, विश्वास और लंबे समय के कमिटमेंट के लिए जिम्मेदार है, उसे मानव शरीर में पूरी तरह से विकसित होने में 8 से 17 महीने तक का लंबा समय लगता है। 8 से 17 महीने, यानी प्रकृति ने खुद ही एक टाइमर सेट किया हुआ है अंदर। बिल्कुल सही। इवोल्यूशन ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई व्यक्ति एक ऐसे पार्टनर के साथ जुड़े जो लंबे समय तक टिकने वाला हो। जल्दबाजी में शादी करने के फैसले अक्सर हमारी इस बायोलॉजिकल टाइमलाइन का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अहम और सकारात्मक आंकड़ा दिया गया है। वो क्या है? जो जोड़े शादी के बंधन में बंधने से पहले 3 साल या उससे ज्यादा समय तक एक दूसरे को डेट करते हैं या साथ रहते हैं, उनके बीच भविष्य में तलाक की संभावना 39% तक कम हो जाती है। 39%? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, स्लो लव दरअसल हमारे दिमाग को और हमारे रसायनों को वो जरूरी समय दे रहा है जो उसे एक स्थायी और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए चाहिए। ये पूरी चर्चा तो आज के रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल देती है। मतलब जो चीजें सतह पर हमें उथल-पुथल, नैतिकता का पतन या रिश्तों का संकट लगती हैं, वे गहराई में जाकर एक बहुत ही सोची समझी और वैज्ञानिक प्रक्रिया में बदल जाती हैं। बिल्कुल। जैसे आज का समाज अक्सर डेटिंग संस्कृति की खराबी या लापरवाही कहकर खारिज कर देता है, वो असल में मानव इतिहास का सबसे ज्यादा सोच समझकर, सबसे ज्यादा परख कर लिया जाने वाला फैसला बन गया है। सही कहा आपने। हम अंधेरे में तीर चलाने के बजाय हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, और ये स्लो लव ही वो मुख्य वजह हो सकती है जिसके कारण भविष्य में हमें और अधिक खुशहाल, अधिक स्थिर और बहुत लंबी चलने वाली शादियां देखने को मिलें। जी, हम बस एक बिल्कुल नए और डिजिटल परिवेश में ना अपनी पुरानी बायोलॉजिकल ज़रूरतों और सुरक्षा की भावनाओं को ढाल रहे हैं। तकनीक नहीं है, लेकिन प्यार करने का हमारा तरीका आज भी हमारी उसी 40 लाख साल पुरानी प्रकृति से जुड़ा है। तो इस शानदार चर्चा को समाप्त करते हुए मैं यहाँ एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जी। हमने हमने ये देखा कि हमारी जो बायोलॉजिकल वायरिंग है वो कुछ सालों तक एक पार्टनर के साथ रहने, बच्चों को बड़ा करने और फिर शायद एक नए पार्टनर को खोजने के लिए विकसित हुई थी, है ना? हमारे आदिम पूर्वज बहुत लंबा जीवन नहीं जीते थे, उनकी औसत उम्र काफी कम होती थी। लेकिन आज आधुनिक चिकित्सा, बेहतर खान-पान और ऊंचे जीवन स्तर के कारण इंसान 80 या 90 साल की उम्र तक बड़ी आसानी से जी रहा है। बिल्कुल जी रहा है। तो सवाल ये है कि अगर हमारी बायोलॉजी मूल रूप से सीरियल मोनोगैमी यानी एक के बाद एक साथी चुनने के लिए बनी थी जी। और आज हमारी उम्र इतनी लंबी हो गई है, तो क्या भविष्य में जीवन भर एक ही इंसान के साथ रहने की जो परिभाषा है वो पूरी तरह से बदल जाएगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए, क्या किसी इंसान के लिए 60 या 70 साल तक चलने वाली एक ही शादी का कॉन्सेप्ट भविष्य में एक सामान्य नियम के बजाय एक दुर्लभ अपवाद बन जाएगा? क्या ये जांच परख वाला स्लो लव
हमें जीवन के अलग अलग चरणों जैसे जवानी, मध्यायु और बुढ़ापे के लिए अलग अलग पार्टनर चुनने की दिशा में ले जाएगा। सोचने वाली बात है। इस गहरे पानी में इस सवाल के साथ गोता लगाइएगा, इस पर विचार